नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और सीपीएमटी एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इन क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ आप सभी को मिलेंगे कॉन्सेप्ट जो आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की सीरीज़ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो भी टीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, पीजीटी, एमएससी, बीएससी, नीट, क्लास 12 या फिर सीपीएमटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज हम ऐसी क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आए हैं जहां से कई सारे क्वेश्चन उन्हें अपने एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। लेकिन सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिल करके बायोलॉजी की डीप स्टडी करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन से और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल के बाद आप हमारे लेटेस्ट अपडेशन को अपने यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ मिल करके अपनी तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बनाना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी सामान्य सी जानकारी जिसके द्वारा आप अपने तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज की सीरीज़ का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्योंकि ऑलरेडी हम 8 क्वेश्चन अपने पहले की जो सीरीज़ थी, जो हमने करीबन एक हफ्ते पहले डाली थी, उसमें हमने बात की थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और आज हम 9th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए तो आज की सीरीज़ का हमारा पहला क्वेश्चन है, इस पर बात करते हैं और इसके साथ ही कॉन्सेप्ट हम जानेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आपके पास स्पेयर टाइम है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि यहाँ पे हम जितने क्वेश्चन लेकर आए हैं या जितने कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं वो सभी आपके एग्जामिनेशन पर्पसेस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्पोर इज ऑन अ क्लब एंड रिजल्ट्स फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ द सेम फंजाई। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा स्पोर है जो कि क्लब पे प्रेजेंट होता है, जो कि 2 न्यूक्लियस के मिलने से बनता है फ्रॉम सेम स्ट्रेन ऑफ द फंजाई। यानी देखिए जैसे आपका सेम स्ट्रेन ऑफ फंजाई है, ठीक है, सेम स्ट्रेन के फंजाई के दोनों के मिलने से ऐसे बनता है, ठीक है, 2 न्यूक्लियस के फ्यूजन थे। तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन ये तो जाइगोट को भी बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं है कि सेक्सुअल है रिप्रोडक्शन है या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन यहाँ से आपसे कहा जा रहा है कि स्पोर कहाँ पे प्रेजेंट है, क्लब पे, ठीक है। किसके रिजल्ट के बाद मिल रहा है, तो सेम स्ट्रेन के फंजाई के न्यूक्लियस के फ्यूजन के बाद मिल रहा है। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन हमने पहले भी कहा है कि अगर आप क्वेश्चन को इजीली समझ जाते हैं, अगर आपने क्वेश्चन के पीछे ये समझ लिया कि क्वेश्चन आपसे पूछने की कोशिश क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में बेहद ही आसानी होती है। और आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि आप वहाँ पे अपनी जो पीकेस्ट नॉलेज है उसका प्रदर्शन कर सकें, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है। क्वेश्चन पेपर्स में आपको ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं जिनको देख करके आप उलझ जाते हैं, और यहाँ पे भी वही एक छोटा सा आपको कॉन्फ्लिक्ट नज़र आएगा कि आप समझ नहीं पाओगे कि किस टाइप का क्वेश्चन है, कौन सा टाइप का आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका ब्लास्टोस्पोर। ऑप्शन नंबर 2 है एस्कोस्पोर। ऑप्शन नंबर 3 है बेसिडियोस्पोर और ऑप्शन नंबर 4 है कोनिडियोस्पोर, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि एस्कोस्पोर। यानी कि एस्कोस्पोर एक ऐसा स्पोर है जो कि एक क्लब के ऊपर प्रेजेंट होता है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो एस्कोस्पोर बनता है वो 2 न्यूक्लियस के फ्यूजन से बनता है, और ये 2 न्यूक्लियस जो होते हैं वो सेम फंजाई के डिफरेंट स्ट्रेन्स के होते हैं, ठीक। बहुत ही सिंपल सा टर्म है, लेकिन देखिए क्वेश्चन कितना टिपिकली आपसे पूछा हुआ था, ठीक है। सेम फंजाई के डिफरेंट स्ट्रेन्स के 2 न्यूक्लियस के मिलने के बाद जो बनता है वो होता है एस्कोस्पोर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन का आंसर है आप सभी को क्लियर हुआ होगा।
अच्छा, अब थोड़ा सा इन चार ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पहला ऑप्शन है वो है ब्लास्टोस्पोर, ठीक है। व्हाट इज़ ब्लास्टोस्पोर? तो ब्लास्टोस्पोर एक ऐसा मेथड होता है जो कि फंजाई के अंदर पाया जाता है। तो फंगल स्पोर जो होते हैं, फंगल स्पोर के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके बाद बाय बडिंग प्रोसेस जो बनता है वो आपका कहलाता है ब्लास्टोस्पोर। यानी बेसिकली क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कौन सी? बडिंग वाली, ठीक है। अच्छा, बडिंग वाली तो है, लेकिन यहाँ पे फंगल स्पोर जो है प्रोड्यूस होता है और वो क्या कहलाता है? ब्लास्टोस्पोर, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा देखिए एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर के बारे में अभी हमने चर्चा करी है, तो इसको स्किप करते हैं। अगला देखिए बेसिडियोस्पोर। तो बेसिडियोस्पोर जो होता है, यहाँ पे बेसिडियोस्पोर होता क्या है कि आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार के लॉन्गिट्यूडनल सेल्स होती हैं, ठीक है। जब मैच्योर होती हैं तो टिप पे चली जाती हैं और जो इमैच्योर होते हैं वो नीचे रहते हैं। तो ये बेसिडियोस्पोर क्या है? बेसिकली बेसिडियोमाइसीट्स जो फैमिली है उसके अंदर बेसिडियोमाइसीट्स जो है आपकी कैटेगरी, उसी के अंदर ज़्यादातर एग्जांपल्स आपको बेसिडियोस्पोर के देखने को मिलेंगे। और इसमें होता क्या एग्जैक्टली कि जो सेल ओल्डर होती है वो मैच्योर करके ऊपर चली जाती है और यही आगे चल करके एक, जब वो मेन प्लांट बॉडी से डिटैच होती है तो ये सेक्सुअली एक तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का वे है। तो ये क्या करती है? अपने आप को एक नए प्लांट के रूप में कन्वर्ट करती है, ठीक है। अब देखिए कोनिडियोस्पोर। कोनिडियोस्पोर आपने बहुत सारे केसेस में देखा होगा कि फॉर एग्जांपल आपका पेनिसिलियम में, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर है कुछ, ठीक। यहाँ पे बिल्कुल टिप पे बनता है कोनिडिया, ठीक। कोनिडिया ये जो होता है, कोनिडिया यहाँ पे ऐसे टिप पे प्रेजेंट है और ये जो टिप होता है ऐसे, यहाँ पे जो सबसे नीचे होता है ये होता है यंगेस्ट कोनिडिया और ऊपर जो होता है टॉप मोस्ट पे ये होता है जो फारदेस्ट, यानी कि जो सबसे पीछे की तरफ होता है ये होता है आपका एडल्ट या मैच्योर। और जो सबसे नीचे होता है ये क्या कहलाता है आपका? ये होता है आपका इमैच्योर या फिर जुवेनाइल, ठीक। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या कहलाएगा आपका? कोनिडियोफोर्स, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? कोनिडिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विच एल्गल डिवीजन इज डिवाइडेड अप इनटू 3 मेन ग्रुप्स कंसिस्टिंग ऑफ द गोल्डन ब्राउन एल्गी एंड द येलो ग्रीन एल्गी एंड द डायटम्स। आपसे पूछ रहा है कि एल्गी का ऐसा कौन सा डिवीजन है जिसे जिन्हें तीन मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, जो 3 मेन ग्रुप से बना हुआ होता है। और इन 3 ग्रुप्स में सबसे पहला है आपका गोल्डन ब्राउन एल्गी, दूसरा है येलो ग्रीन एल्गी और तीसरा है डाई एटम्स, ठीक है। ऐसा कौन सा डिवीजन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो डिवीजन है आपका यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है क्राइसोफाइटी, यानी क्राइसोफाइटा जो है आप कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्राइसोफाइटा, क्लोरोफाइटा, फियोफाइसा और पायरोफाइटा, इन सभी के बीच में डिफरेंस क्या है? तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पायरोफाइटा से। तो पायरो मीन्स होता है टेम्परेचर, यानी ऐसी एल्गी जो कि टेम्परेचर के अगेंस्ट जा करके या जो कि टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सके या फायर को रेजिस्ट करके भी जीवित रह जाए, तो ये है आपका पायरोफाइटा। यानी जो बेसिकली टेम्परेचर को एकदम से इग्नोर करके जहाँ पर उनका हैबिटेट है वहीं पे ग्रो कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड पायरोफाइटा, ठीक है। फियोफाइटा मीन्स होता है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के अंदर जो पिगमेंट होता है जिसके कारण ये ब्राउन नज़र आता है वो होता है फ्यूकोजैंथिन, ठीक है। क्राइसोफाइटा मीन्स होता है ऐसी एल्गी जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर पे सरवाइव करती है, ठीक है, प्रोपेगेट भी करती है। तो ये सारे जितने भी एल्गी हैं जो कि कम टेम्परेचर पे या जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उससे भी कम टेम्परेचर पे अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो दे आर कॉल्ड क्रायोफाइटा। क्लोरोफाइटा मतलब ग्रीन एल्गी जिनके पास क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल दोनों पाया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है और उसके साथ में जो कॉन्सेप्ट है ये आप सभी ने यहाँ से सीखा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इन फ्यूनेरिया स्टोमेटा आर फाउंड ऑन। आपको बता रहे हैं फ्यूनेरिया के अंदर स्टोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट होता है या जो स्टोमेटा है वो कहाँ पे पाया जाता है। जो 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है थीका, ऑप्शन नंबर 2 है लीफ, ऑप्शन नंबर 3 है एपोफाइसिस और ऑप्शन नंबर 4 है स्टेम। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आप देख रहे हैं यानी कि फ्यूनेरिया के अंदर जो स्टोमेटा है वो पाया जाता है एपोफाइसिस के अंदर, यानी कि अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, ये एपोफाइसिस आपने देख तो लिया, पर ये एपोफाइसिस है क्या एग्जैक्टली? तो गाइस फ्यूनेरिया के अंदर बिल्कुल टिप पे कैप्सूल पाया जाता है, ये आप सभी जानते हैं इस फैक्ट को, ठीक है।
इन्हीं कैप्सूल्स के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, बिल्कुल टिप पे इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो छेद होते हैं इन्हीं के अंदर होता है स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ये गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो एपोफाइसिस इज कॉल्ड कैप्सूल, ठीक है। अगला देखिए, वैसे बेसिकली आपको पता होगा कि स्टोमेटा प्रेजेंट कहाँ होता है। तो स्टोमेटा जो होता है उसकी जो जनरल प्लेस है वो है लीफ, ठीक है। लीफ या फिर वेंट्रल या फिर डॉर्सल सरफेस कहीं पे भी पाया जा सकता है। किसी किसी प्लांट्स में सिर्फ एक ही सरफेस पे पाया जाता है, जैसे कि आपका मोनोकॉट प्लांट्स है, और किसी किसी सरफेस में दोनों तरफ पाया जाता है, जैसे कि आपका डाइकॉट प्लांट होते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन देखिए हर जगह, क्योंकि साइंस है तो एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर फॉरेस्ट फायर विच प्लांट आर द फर्स्ट टू अपीयर। यानी कि आपने कई बार देखा होगा कि जंगलों में आग लग जाती है, या फिर जब भी बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, हवाएं चलती है, पेड़ एक दूसरे से टकराते हैं तो आग बन जाती है, ठीक है। अच्छा, आपने अमेज़न की आग के बारे में सुना होगा कि कितनी ज़्यादा विभत्स और भीषण आग लगी थी वहाँ पर, जहाँ पर कई सारे जो जानवर थे वो झुलस गए थे, कई सारी वनस्पतियाँ थी जो जलकर राख हो गई थी, ठीक। तो इतने ज़्यादा घातक आग लगने के बाद भी जो फॉरेस्ट है क्या वो सरवाइव नहीं करेगा? करेगा। तो इन दैट सिचुएशन अगर बहुत ज़्यादा आग लग जाती है जंगल में, सारी वनस्पतियाँ जलकर खाक हो जाती हैं, तब सबसे पहले जो उगने वाला प्लांट होगा वो कौन सा होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चारों ऑप्शंस आप सभी के स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है फर्न्स, ऑप्शन नंबर 2 है ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन नंबर सी है ग्रास, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन जो यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि फर्न। फर्न एकमात्र ऐसा प्लांट है जो कि तब अराइज करता है सबसे पहले जबकि जंगल में आग लग चुकी है। कारण क्या है? कारण ये है कि ये स्पोर के थ्रू प्रोपेगेट करता है, और दूसरी चीज़ ये है कि कम पानी में और कम मॉइस्चर में भी अपने आप को ग्रो करने में या एग्जिस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, और इसीलिए जंगल की आग के बाद जो सबसे पहले जो प्लांट उगता है उसे कहा जाता है फर्न, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर स्ट्रक्चर्स आर फंक्शनली इंपॉर्टेंट इन द सेल्स ऑफ द गैमेटोफाइट्स ऑफ बोथ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स एक्सेप्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए जो 4 ऑर्गेनेल्स है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये चारों ऑर्गेनेल्स क्या है? ये चारों ऑर्गेनेल्स फंक्शनली इंपॉर्टेंट है फॉर द सेल इन गैमेटोफाइट्स, ठीक है। इसके बावजूद भी ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि इन दोनों के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आप सभी के स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, ऑप्शन नंबर 2 है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी है सेल वॉल, और ऑप्शन नंबर डी है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर बनकर निकलता है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। यानी कि क्लोरोप्लास्ट एकमात्र ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि गैमेटोफाइट में प्रेजेंट नहीं होता, बोथ एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे आपको ध्यान रखना है, और ये भी जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ऑल एल्गी पजेसेस, यानी कि जितने भी एल्गी होते हैं इनके अंदर पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है न्यूक्लियाई, ऑप्शन नंबर 2 है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर 3 है ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव। तो अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन जो एल्गी होता है उसके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है? सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि एल्गी एक प्लांट होता है, आप उसे प्लांट की कैटेगरी में रखते हैं, इसीलिए एल्गी के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ये तो सभी जानते हैं। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। इसके अलावा क्या न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है? तो यस गाइस, प्रेजेंट होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, लिविंग सेल के फीचर में से एक होता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जीवित है या सेल जीवित है तो उसके अंदर न्यूक्लियस भी जीवित अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। इवन वो मर भी जाता है तब भी न्यूक्लियस उसके अंदर वहीं प्रेजेंट होता है, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को यहाँ से वहाँ पास करने का काम जो होता है वो कौन करता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट क्रोमोसोम्स, ठीक है। अच्छा, तो एल्गी के अंदर बेसिकली सभी प्रेजेंट होता है, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट है। तो ऑप्शन ए और बी किस में दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी में। यानी कि अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि एल्गी के अंदर सब कुछ पाया जाता है, न्यूक्लियाई भी और क्लोरोप्लास्ट भी। अगला क्वेश्चन,
देखिए अगला क्वेश्चन है, इन एडिशन टू सीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूनिक टू द सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, यानी कि सीड के साथ साथ ऐसा कौन सा यूनिक फीचर है जो कि आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है जो कि सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, यानी कि चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सीड के अलावा सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, चार ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप इसको ट्रिकी करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कहने का मतलब है कि चारों ऑप्शन में से ऐसा कोई भी ऑप्शन देखें। चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है स्पोरोपोलिनिन, ऑप्शन नंबर बी है लिग्निन प्रेजेंट इन सेल वॉल, ऑप्शन नंबर सी है पोलेन और ऑप्शन नंबर डी है मेगाफिल्स। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोलन, यानी कि किसी भी सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के अंदर सीड के अलावा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलन ग्रेन्स क्या होती हैं, ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के पहले जब ये एग के साथ में फर्टिलाइज करती हैं तब जाके जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो पोलन ग्रेन्स आर बेसिकली प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ स्टेमन्स। ठीक है, जो कि एयर के द्वारा वाटर के द्वारा ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ। लिग्निन क्या होता है कि ये जो सेल वॉल्स होती हैं वुडी ट्रीज की, उनके अंदर पाया जाता है और इन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड का काम कर स्ट्रेंथ यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। मेगाफिल्स मतलब होती हैं वो लीव्स जिनके अंदर मेगास्पोर्स पाए जाते हैं, यानी कि फीमेल गैमेट्स पाए जाते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, मेगाफिल्स। तो मेरे ख्याल से इतनी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फ्लावरिंग डिपेंड्स ऑन कोल्ड ट्रीटमेंट इज। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फ्लावरिंग जो होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है कोल्ड टेम्परेचर के ऊपर, तो ये जो कोल्ड ट्रीटमेंट के ऊपर। तो ये जो कोल्ड ट्रीटमेंट है जो आप फ्लावरिंग को सपोर्ट करता है या एनहांस करता है, तो उसके लिए आप एक टर्म जो देंगे वो क्या होगा। तो चारों ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे है। सबसे पहला ऑप्शन है क्रायोथेरेपी, ऑप्शन नंबर बी है वर्नलाइजेशन, ऑप्शन नंबर 3 है क्रायोजेनिक्स और ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है, यानी कि ऐसा मेथड जिसे कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है फ्लावरिंग को इन्हांस करने के लिए। यहाँ जो फ्लावरिंग है वो टोटली डिपेंडेंट होती है कोल्ड ट्रीटमेंट के ऊपर। ठीक है, तो इसे आप क्या टर्म देंगे, तो इसे आप टर्म देंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्नलाइजेशन। यानी कि अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्नलाइजेशन। ठीक है, वर्नलाइजेशन है क्या, तो वर्नलाइजेशन मीन्स होता है कि जिस भी सीड को डेवलप करना हो या जर्मिनेट करना हो तो इसे कम टेम्परेचर पे रखा जाता है, जो कि सीड के प्रोडक्शन में, फ्लावरिंग के प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है और ये जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप करता है। ठीक है, या एक्सेलरेट करता है। तो ये जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है वर्नलाइजेशन। क्रायोथेरेपी मीन्स होता है कोई भी ऐसा क्रायोथेरेपी टर्म यूज़ होता है जब भी किसी डॉक्टर को किसी भी पेशेंट जो कि कैंसर से या मोल की प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है तो उनको ये क्रायोथेरेपी दी जाती है। दैट मीन्स कि पेशेंट की वो हिस्सा, पेशेंट की बॉडी का वो हिस्सा जहाँ पर मोल या फिर कैंसर प्रेजेंट है वहाँ पे टेम्परेचर एकदम कम कर दिया जाता है, जिससे वो बॉडी एकदम सुन्न हो जाती है। ठीक है, और वहाँ से मोल या फिर कैंसर उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उसे ही क्रायोथेरेपी नाम दिया जाता है। ठीक है, क्रायोजेनिक्स एक टर्म होता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो क्रायोजेनिक्स एक ऐसा टर्म होता है, एक ऐसी साइंस होती है, साइंस की एक ब्रांच होती है बेसिकली क्रायोजेनिक्स। साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि डील करती है एड्रेस जो कि डील करती है जो चेंजेस होते हैं टेम्परेचर कम करने के बाद, तो वो सारे चेंजेस को एड्रेस करने के लिए क्रायोजेनिक्स जो साइंस की ब्रांच है इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें स्टडी किया जाता है कि लो टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, या फिर एनिमल्स के अंदर जो भी चेंजेस नज़र आते हैं, तो दीज आर कॉल्ड क्रायोजेनिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम इज, यानी कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है किसी भी इकोसिस्टम का वो कैसा होता है। चार ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है ऑलवेज अपराइट, ऑप्शन नंबर बी है मे बी अपराइट और इन्वर्टेड, ऑप्शन नंबर सी है ऑलवेज अपराइट और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है, यानी कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है इकोसिस्टम का, दैट इज ऑलवेज अपराइट। ठीक है, अपराइट क्यों है, अपराइट इसलिए है गाइस कि इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला देखिए, ये जो इमेज है आप सभी के सामने ये,
ठीक है। ये इमेज क्या शो कर रही है, ये आप देख रहे हैं, ये इमेज है आपकी पिरामिड ऑफ एनर्जी की, ठीक है। ये अपराइट है, अपराइट मतलब क्या, सीधा होना, ठीक है। तो ये सीधा क्यों है, सीधा इसलिए गाइस क्योंकि यहाँ जो बेस होता है, जहाँ पर प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनके पास हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जब भी एनर्जी से आप पहले ट्रॉफिक लेवल से जब आप दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे मूव करते हो, तो यहाँ पे 10% एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। 10% एनर्जी का लॉस मतलब कि अगर यहाँ पे इतनी एनर्जी है तो यहाँ पे 10% घटा करके यहाँ पर एनर्जी आपकी हुई, ठीक। फिर आप यहाँ से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जब आपने मूव किया तो यहाँ पे 10% एनर्जी जो है वो लॉस हुई। फिर यहाँ से यहाँ मूव किया तो यहाँ पे 10% एनर्जी है वो लॉस हुई। फिर यहाँ से यहाँ मूव किया, तो ऐसे कहने का मतलब है कि धीरे 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 10% एनर्जी है जो कि लॉस हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे एरिया क्या है, ब्रॉडर है, फिर यहाँ पे कम, फिर यहाँ पे कम, फिर यहाँ पे कम, फिर यहाँ पे कम। तो एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, और इसी कारण जो होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट यानी कि सीधा माना जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड मेनली ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड, यानी कि माइक्रोफिलामेंट्स बेसिकली किस प्रोटीन के द्वारा बने हुए होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के पर्पसेस से। तो 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है एक्टिन, ऑप्शन नंबर बी है ट्यूबुलिन, ऑप्शन नंबर सी है मायोसिन, और ऑप्शन नंबर डी है काइटिन। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक्टिन, ठीक है। एक्टिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि माइक्रोफिलामेंट्स में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो ये आप प्रोटीन देख रहे हैं मायोसिन, ये मसल्स में पाया जाता है, ठीक है। एक और प्रोटीन होता है ओसिन, ओसिन पाया जाता है हड्डियों में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अगला देखिए, अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का कि मोनोहाइब्रिड रेशियो में जो रेशियो है वो कितनी होती है, ठीक है। 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है 9:3:3:1, ऑप्शन नंबर बी है 9:1, ऑप्शन नंबर सी है 9:3:1, और ऑप्शन नंबर डी है 3:1। यानी कि यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3:1। तो दोस्तों पहले जान लीजिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर जो रेशियो, पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जान लीजिए, फिर रेशियो के बारे में बात करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब कि ऐसा प्लांट जिसके अंदर केवल एक फीचर को लेकर के अगर आप क्रॉस करवा रहे हैं, यानी कि प्लांट या तो छोटा है या तो फिर बड़ा है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों फीचर को लेकर के अगर आप क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं, तब जो इनकी प्रोजेनी आती है वो ऐसी होती है कि 3 टॉल होते हैं और एक क्या होता है, ड्वार्फ होता है। ड्वार्फ क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर कम्प्लीटली उस जीन के अंश आए होते हैं जो कि ड्वार्फनेस को प्रमोट करता है या शो करता है, ठीक है। और ये 3 क्या है, एक तो प्योरली अपने उस मदर पे अपने उस मदर प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक लिए हुए होता है, जो कि जिसका जो फीचर है वो है टॉल, ठीक है। बाकी जो 2 होते हैं, इन 3 में से बाकी जो 2 हैं वो 50-50 कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो होता है वो डोमिनेंट वाला कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा उभर कर आता है, इसी कारण ये सारे लंबे होते हैं, और एक जो प्लांट होता है वो ड्वार्फ होता है, ठीक है। तो ये आपका हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब देखिए रेशियो के बारे में बात करें तो 9:3:3:1 ये रेशियो है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। किसका, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि मेंडल का 3rd लॉ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। 3:1 आपने देख लिया, यह है क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस का है। और इसी तरीके से एक और है 1:2:1, ठीक है। ये आपने, अच्छा यहाँ पे एक टर्म आता है जीनोटाइपिक रेशियो और होता है फेनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो मतलब होता है जीन्स की रेशियो कि कौन सी जीन कहाँ पे जाके ओवरलैप कर रही है, कौन सी जीन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। फेनोटाइपिक रेशियो मतलब होता है ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक। जैसे यहाँ पे आपने देखा ये आपकी फेनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो की अगर आप बात करेंगे तो 1:2:1, ठीक है। इस तरीके से कुछ आपको नजर आएगा, ठीक। तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म होती है हमारी आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। उम्मीद है कि आज की सीरीज़ आपको बेहद ही पसंद आई होगी। इसके साथ आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है जो डिस्क्रिप्शन, ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन, जिस पे ऐड हो करके, जिस पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो सकते हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके प्रेपरेशन का बायोलॉजी की, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा होगा, प्रेपरेशन अच्छी चल रही होगी। और आज है आयोग की बैठक, और आयोग की बैठक के बाद आपके TGT एग्ज़ाम्स की जो डेट है वो बताई जाएंगी, तो उसके लिए तैयार रहें। और
सूचना मिलते ही आप सभी को हमारे चैनल पे बताया जाएगा कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी डेट क्या निर्धारित की गई है। तो आज के लिए इतना ही, दीजिएगा अमृता को इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द लोअर ब्रायोफाइट्स आर यूजुअली टर्म्ड एज, यानी कि जो लोअर ब्रायोफाइट्स हैं उन्हें जनरली आप किस नाम से जानते हैं या बुलाते हैं। 4 ऑप्शंस आप सभी के स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मॉसिस, ऑप्शन नंबर 2 है लिवरवर्ट्स, ऑप्शन नंबर 3 है स्पोरोफाइट्स और ऑप्शन नंबर 4 है फर्न्स। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है, यानी कि जो लोअर ब्रायोफाइट्स है उसे यूजुअली मॉसिस के नाम से जाना जाता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। ठीक है, तो लोअर ब्रायोफाइट्स को जनरली एक टर्म दिया जाता है मॉसिस। ठीक है, लिवरवर्ट्स भी कहा जाता है, लेकिन दीज आर अ लिटिल बिट एडवांस देन मॉसिस। ठीक है, और स्पोरोफाइट्स तो आप जानते हैं प्लांट बॉडी होते हैं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। ठीक है, फर्न्स के बारे में बात करें तो फर्न्स आपका होता है टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो यहाँ इस कैटेगरी से बिल्कुल ही बाहर है आपका फर्न। तो इन्हीं 3 में से आपको चूज करना था, तो योर करेक्ट आंसर इज मॉसिस। अगला क्वेश्चन देखिए, विच फर्न यील्ड्स एंटी हेलमिंथिक ड्रग। 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है एडिएंटम, ऑप्शन नंबर 2 है टेरिस, ऑप्शन नंबर 3 है सैल्विनिया और ऑप्शन नंबर 4 है डायोप्टेरिस। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर, यानी कि कौन सा ऐसा ड्रग है जिससे एंटी हेलमिंथिक ड्रग एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज सिल्विनिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अभी हमने क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया कि ऐसा कौन सा ड्रग है जिससे आपका एंटी हेलमिंथिक ड्रग जो है वो निकाला जाता है, तो वो होता है आपका चलिए तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच फर्न यील्ड्स एंटी हेलमिंथिक ड्रग। आप सभी के स्क्रीन पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे एंटी हेलमिंथिक ड्रग को एक्सट्रैक्ट किया जाता है या निकाला जाता है। तो चलिए 4 ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एडिएंटम, ऑप्शन नंबर 2 है टेरिस, ऑप्शन नंबर 3 है सिल्विनिया और ऑप्शन नंबर 4 है डायोप्टेरिस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर बनता है वो है डायोप्टेरिस। ठीक है, डायोप्टेरिस जो है उसमें से एंटी हेलमिंथिक नामक जो ड्रग है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एंटी हेलमिंथिक ड्रग का फंक्शन क्या होता है। तो एंटी हेलमिंथिक ड्रग जितने भी आपने देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि बड़े लोग और या फिर छोटे बच्चे जो होते हैं उनके पेट में कभी कभी छोटे छोटे वॉर्म्स पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इन वॉर्म्स को ख़त्म करने के लिए जिस ड्रग का यूज़ किया जाता है उसे एंटी हेलमिंथिक ड्रग कहा जाता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए जो आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है। तो इसका एग्जाम्पल है, एंटी हेलमिंथिक ड्रग का एग्जाम्पल है एल्बेंडाजोल। ठीक है, एल्बेंडाजोल एक ऐसा कैप्सूल होता है, एक ऐसा केमिकल कंपोजिशन होता है जिसके प्रेजेंस में शुगर लाइक जो एटमॉस्फेयर होता है, जो कि सपोर्ट करता है वर्म को डेवलप करने में, उनको बढ़ने में, जो उनको नरिश करने में, उस एटमॉस्फेयर को, शुगरी सब्सटेंसेस वाले एटमॉस्फेयर को वो ख़त्म कर देती है या उससे चेंज कर देती है। और इसी कारण जो वर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलता। ठीक है, तो बेसिकली एंटी हेलमिंथिक ड्रग क्या होता है, एंटी वर्म होता है। ठीक है, अच्छा ये तो था आपका करेक्ट आंसर के बारे में। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 के बारे में देखिए, एडिएंटम का क्या होता है। तो एडिएंटम जो होता है ये एक ऐसा फर्न है जिसमें से आपको एंटी डायबिटिक और एंटी गोइटर और एनाल्जेसिक जितनी भी दवाएं होती हैं वो सारी निकाली जाती हैं। तो एंटी डायबिटिक मीन्स कि जो डायबिटीज़ क्योर करने के लिए यूज़ होती है। एनाल्जेसिक मीन्स होता है ऐसी दवा जो कि टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए यूज़ होती है। ऑप्शन नंबर बी की बात करी जाए टेरिस की, तो टेरिस में से टेरिस जिसे एक साइंटिफिक भाषा में आप मार्सिलिया के नाम से जानते हैं। तो मार्सिलिया जो होता है एक गुड सोर्स होता है स्टार्च का, तो इसे एज अ वेजिटेबल भी यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली आप इसे घर में भी देख सकते हैं जहाँ पर भी स्टार्च की आवश्यकता होती है, जानवरों के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। तो एक प्रॉपर सोर्स आपको मिलेगा स्टार्च का। अगला देखिए ऑप्शन नंबर सी है सिल्वेनिया। तो सिल्वेनिया का फंक्शन होता है, सिल्वेनिया इज़ बेसिकली एन ऑर्नामेंटल प्लांट। तो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है। एक्जॉटिक फर्न मीन्स होता है सिल्वेनिया। ठीक है, सिल्वेनिया को एक और नाम से जाना जाता है एक्जॉटिक फर्न। ठीक है, इसके अंदर जो एक नेगेटिव
नेगेटिव या डिसएडवांटेज वाला एस्पेक्ट भी है कि यहाँ ये जहाँ पर भी उगता है, यानी कि सिल्विनिया को जहाँ पर भी नरिशमेंट मिलती है या जहाँ पर भी ग्रो करता है, छोटे छोटे जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, सारे फाइटोप्लैंक्टन्स वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बुरा एस्पेक्ट कैसे है? बुरा एस्पेक्ट ऐसे है कि जहाँ पर भी सिल्विनिया किसी भी प्लांट बॉडी के, वाटर बॉडी के आसपास अगर सिल्विनिया उगा, ठीक है, जो कि एक फर्न है, तो यहाँ पर जितने भी फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो सारे मर जाएंगे। और ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, दीज आर अ गुड सोर्स ऑफ फूड फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स। तो अगर ऐसा होता है कि सारे प्लांट्स या सारे यहाँ पर जो छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो मर जाते हैं, तो एक फूड का जो सोर्स होता है या रिसोर्सेज होता है फूड का, वो नीचे के जो नीचे की जो तल पे बैठे हुए या जो वाटर बॉडी उसकी बिल्कुल तले पे बैठे एनिमल्स होते हैं, उन्हें फूड नहीं मिल पाता। तो एक फूड रिच जो एनवायरनमेंट है उससे फूड लेस एनवायरनमेंट की तरफ ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए सिल्विनिया जो होता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है ये, अगर आपने इसे किसी वाटर बॉडी के पास उगे हुए देखा तो। ठीक है, अदरवाइज इट इज़ ओके। तो चलिए यहाँ से हमने 4 कॉन्सेप्ट को सीखा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इन एडिशन टू सीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूनिक टू द सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। अब से क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीड के साथ साथ प्लांट्स में ऐसी कौन सा यूनिक फीचर होता है जो कि सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के अलावा दूसरे प्लांट्स में भी देखा जाता है। ठीक है, यानी कि बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि है तो सीड और प्लांट्स की प्रोपगेशन में भी या जो प्रोडक्शन है उसमें भी हेल्प करता है, डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, जिससे कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में उगने में भी हेल्प करता है, लेकिन वो क्या है, एक सीड नहीं है। ठीक है, यानी सीड के फीचर्स हैं, सीड नहीं है लेकिन फिर भी प्लांट को प्रोपगेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शंस देखिए। सबसे पहला ऑप्शन है स्पोरोपोलिनिन, ऑप्शन नंबर 2 है लिग्निन प्रेजेंट इन सेल वॉल्स, ऑप्शन नंबर सी है पॉलिन्स और ऑप्शन नंबर डी है मेगाफिल्स। तो सबसे पहले आंसर की बात करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब पोलन। तो पोलन ग्रेन्स जो होती हैं वो सीड एग्जैक्टली सीड तो नहीं होती। ठीक है, ये क्या होती है, एक मीडियम होता है। फर्टिलाइजेशन के पहले दोनों सीड और जो ओवा है या जो ओवम है या जो भी ओवरी में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है एग, उसके साथ में जब फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है तो उसको ये सपोर्ट करने का काम करता है। तो एक तरीके से सीड नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये प्लांट के प्रोपगेशन में हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं एक यूनिक फीचर होते हैं सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट के, जिनके अंदर एक यूनिक फीचर होता है प्लांट प्रोपगेशन का। ठीक है, तो अगर एक चीज़ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि अगर पोलन ग्रेन्स का फ्यूजन नहीं हुआ एग के साथ में तो यहाँ पे प्लांट्स की जर्मिनेशन रुक जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक गैमेट की तरह फंक्शन कर रहा है तो या स्पोर की तरह फंक्शन कर रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन का जो आपको जानना बेहद ही ज़रूरी था। चलिए ऑप्शन नंबर 1 के बारे में बात करें। तो ऑप्शन नंबर 1 होता है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन एक केमिकल होता है जो कि एनहांस करता है पोलन जेनेसिस को, यानी कि जो पोलन ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन होता है, तो स्पोर्स का जो प्रोडक्शन होता है तो उसको प्रमोट करने के लिए जो केमिकल यूज़ होता है उसे स्पोरोपोलिनिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए लिग्निन। तो लिग्निन जो होता है सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, जो प्लांट सेल वॉल होती है उनके अंदर, और बेसिकली जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर लिग्निन नाम का जो केमिकल है वो पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या है, तो लिग्निन का फंक्शन होता है प्लांट्स को, जो वुडी प्लांट्स होते हैं, वुडी ट्रीज होते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, तो ट्रीज़ के अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसको प्रमोट करने के लिए जो लिग्निन है वो प्रेजेंट होता है सेल वॉल्स में, किसके, वुडी प्लांट्स के। ठीक, तो लिग्निन का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग या फिर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। जो आप पेड़ देखते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उनको अगर जैसे बहुत ज़्यादा आंधी आते हैं तो ही वो पेड़ जो होते हैं वो फॉलन आउट होते हैं, अदरवाइज वो बहुत ही स्ट्रांगली स्टैंड करते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो लिग्निन के कारण ही देखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं मेगाफिल्स। तो मेगाफिल्स क्या होती हैं, ऐसी लीव्स जिनके अंदर मेगास्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें आप एक टर्म दे सकते हैं मेगाफिल्स। ठीक है, फिल्स मीन्स होता है पत्तियाँ या लीव्स, और मेगा मीन्स होता है मेगास्पोर को डिनोट करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 4 ऑप्शंस आप सभी को क्लियर हुए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फ्लावरिंग डिपेंड्स ऑन कोल्ड ट्रीटमेंट इज। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फ्लावरिंग जो होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है कोल्ड टेम्परेचर के ऊपर, तो ये जो कोल्ड ट्रीटमेंट के ऊपर।
तो ये जो कोल्ड ट्रीटमेंट है जो जो आप फ्लावरिंग को सपोर्ट करता है या एनहेंस करता है, तो उसके लिए आप एक टर्म जो देंगे वो क्या होगा। तो चारों ऑप्शंस आप सभी के स्क्रीन पे है। सबसे पहला ऑप्शन है क्रायोथेरेपी, ऑप्शन नंबर बी है वर्नलाइजेशन, ऑप्शन नंबर 3 है क्रायोजेनिक्स और ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है, यानी कि ऐसा मेथड जिसे कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है फ्लावरिंग को इन्हांस करने के लिए। यहाँ जो फ्लावरिंग है वो टोटली डिपेंडेंट होती है कोल्ड ट्रीटमेंट के ऊपर, ठीक है। तो इसे आप क्या टर्म देंगे, तो इसे आप टर्म देंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्नलाइजेशन, यानी कि अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्नलाइजेशन, ठीक है। वर्नलाइजेशन है क्या, तो वर्नलाइजेशन मीन्स होता है कि जिस भी सीड को डेवलप करना हो या जर्मिनेट करना हो तो इसे कम टेम्परेचर पे रखा जाता है, जो कि सीड के प्रोडक्शन में, फ्लावरिंग के प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है और ये जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप करता है, ठीक है, या एक्सेलरेट करता है। तो ये जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है वर्नलाइजेशन। क्रायोथेरेपी मीन्स होता है कोई भी ऐसा क्रायोथेरेपी टर्म यूज़ होता है जब भी किसी डॉक्टर को किसी भी पेशेंट जो कि कैंसर से या मोल की प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है तो उनको ये क्रायोथेरेपी दी जाती है। दैट मीन्स कि पेशेंट की वो हिस्सा, पेशेंट की बॉडी का वो हिस्सा जहाँ पर मोल या फिर कैंसर प्रेजेंट है वहाँ पे टेम्परेचर एकदम कम कर दिया जाता है, जिससे वो बॉडी एकदम सुन्न हो जाती है, ठीक है, और वहाँ से मोल या फिर कैंसर उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उसे ही क्रायोथेरेपी नाम दिया जाता है, ठीक है। क्रायोजेनिक्स एक टर्म होता है, देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो क्रायोजेनिक्स एक ऐसा टर्म होता है, एक ऐसी साइंस होती है, साइंस की एक ब्रांच होती है बेसिकली क्रायोजेनिक्स। साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि डील करती है एड्रेस, जो कि डील करती है जो चेंजेस होते हैं टेम्परेचर कम करने के बाद, तो वो सारे चेंजेस को एड्रेस करने के लिए क्रायोजेनिक्स जो साइंस की ब्रांच है इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी कि ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें स्टडी किया जाता है कि लो टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है, या फिर एनिमल्स के अंदर जो भी चेंजेस नज़र आते हैं, तो दीज आर कॉल्ड क्रायोजेनिक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम इज, यानी कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है किसी भी इकोसिस्टम का वो कैसा होता है। चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है ऑलवेज अपराइट, ऑप्शन नंबर बी है मे बी अपराइट और इन्वर्टेड, ऑप्शन नंबर सी है ऑलवेज अपराइट और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है, यानी कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है इकोसिस्टम का दैट इज ऑलवेज अपराइट, ठीक है। अपराइट क्यों है, अपराइट इसलिए है गाइस कि इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला देखिए, ये जो इमेज है आप सभी के सामने ये, ठीक है, ये इमेज क्या शो कर रही है, ये आप देख रहे हैं, ये इमेज है आपकी पिरामिड ऑफ एनर्जी की, ठीक है। ये अपराइट है, अपराइट मतलब क्या, सीधा होना, ठीक है। तो ये सीधा क्यों है, सीधा इसलिए गाइस क्योंकि यहाँ जो बेस होता है जहाँ पर प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनके पास हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जब भी एनर्जी से आप पहले ट्रॉफिक लेवल से जब आप दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे मूव करते हो तो यहाँ पे 10% एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। 10% एनर्जी का लॉस मतलब कि अगर यहाँ पे इतनी एनर्जी है तो यहाँ पे 10% घटा करके यहाँ पर एनर्जी आपकी हुई, ठीक। फिर आप यहाँ से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जब आपने मूव किया तो यहाँ पे 10% एनर्जी जो है वो लॉस हुई। फिर यहाँ से यहाँ मूव किया तो यहाँ पे 10% एनर्जी है वो लॉस हुई। फिर यहाँ से यहाँ मूव किया, तो ऐसे कहने का मतलब है कि धीरे धीरे 10% एनर्जी है जो कि लॉस हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे एरिया क्या है, ब्रॉडर है, फिर यहाँ पे कम, फिर यहाँ पे कम, फिर यहाँ पे कम, फिर यहाँ पे कम। तो एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है और इसी कारण जो होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट यानी कि सीधा माना जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड मेनली ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड, यानी कि माइक्रोफिलामेंट्स बेसिकली किस प्रोटीन के द्वारा बने हुए होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के पर्पसेस से। तो चार ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है एक्टिन, ऑप्शन नंबर बी है ट्यूबुलिन, ऑप्शन नंबर सी है मायोसिन और ऑप्शन नंबर डी है काइटिन। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक्टिन, ठीक है। एक्टिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि माइक्रोफिलामेंट्स में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो ये आप प्रोटीन देख रहे हैं मायोसिन, ये मसल्स में पाया जाता है, ठीक है। एक और प्रोटीन होता है ओसिन, ओसिन पाया जाता है हड्डियों में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अगला देखिए,
अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का कि मोनोहाइब्रिड रेशियो में जो रेशियो है वो कितनी होती है। ठीक है, 4 ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है 9:3:3:1। ऑप्शन नंबर बी है 9:1। ऑप्शन नंबर सी है 9:3:1 और ऑप्शन नंबर डी है 3:1। यानी कि यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3:1। तो दोस्तों पहले जान लीजिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर जो रेशियो, पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जान लीजिए, फिर रेशियो के बारे में बात करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब कि ऐसा प्लांट जिसके अंदर केवल एक फीचर को लेकर के अगर आप क्रॉस करवा रहे हैं, यानी कि प्लांट या तो छोटा है या तो फिर बड़ा है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों फीचर को लेकर के अगर आप क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं तब जो इनकी प्रोजेनी आती है वो ऐसी होती है कि 3 टॉल होते हैं और एक क्या होता है, ड्वार्फ होता है। ड्वार्फ क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर कम्प्लीटली उस जीन के अंश आए होते हैं जो कि ड्वार्फनेस को प्रमोट करता है या शो करता है। ठीक है, और ये 3 क्या है, एक तो प्योरली अपने उस मदर पे अपने उस मदर प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक लिए हुए होता है जो कि जिसका जो फीचर है वो है टॉल। ठीक है, बाकी जो 2 होते हैं, इन 3 में से बाकी जो 2 हैं वो 50-50 कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो होता है वो डोमिनेंट वाला कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा उभर कर आता है, इसी कारण ये सारे लंबे होते हैं और एक जो प्लांट होता है वो ड्वार्फ होता है। ठीक है, तो ये आपका हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब देखिए रेशियो के बारे में बात करें तो 9:3:3:1 ये रेशियो है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, किसका? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि मेंडल का 3rd लॉ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 3:1 आपने देख लिया, ये है क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस का है। और इसी तरीके से एक और है 1:2:1। ठीक है, ये आपने, अच्छा यहाँ पे एक टर्म आता है जीनोटाइपिक रेशियो और होता है फेनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो मतलब होता है जीन्स की रेशियो की कौन सी जीन कहाँ पे जाके ओवरलैप कर रही है, कौन सी जीन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, फेनोटाइपिक रेशियो मतलब होता है ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक। जैसे यहाँ पे आपने देखा ये आपकी फेनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो की अगर आप बात करेंगे तो 1:2:1। ठीक है, इस तरीके से कुछ आपको नजर आएगा। ठीक, तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म होती है हमारी आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। उम्मीद है कि आज की सीरीज़ आपको बेहद ही पसंद आई होगी। इसके साथ आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है जो डिस्क्रिप्शन, ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन, जिस पे ऐड हो करके, जिस पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो सकते हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके प्रेपरेशन का बायोलॉजी की। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा होगा, प्रेपरेशन अच्छी चल रही होगी। और आज है आयोग की बैठक, और आयोग की बैठक के बाद आपके टीजीटी एग्ज़ाम्स की जो डेट है वो बताई जाएंगी, तो उसके लिए तैयार रहें। और सूचना मिलते ही आप सभी को हमारे चैनल पे बताया जाएगा कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी डेट क्या निर्धारित की गई है। तो आज के लिए इतना ही, दीजिएगा अमृता को इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।